हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किस प्रकार से किए थे, उसके पीछे क्या कारण थे, उसके बारे में अध्ययन किया। और उसके साथ ही हमने कौन कौन से क्षेत्र जो है वहाँ पर उसने आक्रमण किया उसके बारे में अध्ययन किया था। अब हम अध्ययन करते हैं मोहम्मद गौरी के चरित्र और उपलब्धियों का मूल्यांकन, जिसमें सबसे पहली बात आती है उसकी चारित्रिक विशेषताएं क्या रही थी। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी के चरित्र में कई विशेषताएं देखने को मिलती है। उसे अपने कुटुंब या अपने परिवार के सदस्य जो है उनसे कहा जाता है कि बहुत ही ज्यादा लगाव या प्रेम था। वह व्यक्तियों को समझाने की अद्भुत क्षमता रखता था और उसने जिन तुर्क गुलामों को स्वतंत्रता प्रदान कर अपना सेवक बनाया वे सब योग्य और कर्मठ सिद्ध हुए, क्योंकि हम देखते हैं कि बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक इत्यादि जो बहुत ही योग्य और लायक थे, जबकि वो क्या थे, सब के सब उसके दास थे। लेकिन उसके बावजूद भी उनमें उसने इतनी योग्यता भर दी कि जिसकी वजह से वो ऊपर तक पहुंच गए और उसमें स्थिति जो थी उसको संभालने, उसको समझने की भी योग्यता थी। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जो वो कहते हैं कि उसकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य ये था कि वे प्रत्येक स्थिति जो उसको समझने की अद्भुत क्षमता रखता था और उस पर स्वामित्व स्थापित कर लेता था और दृढ़ संकल्प के साथ उसको पूरा करने का प्रयत्न करता था। उसमें अत्यंत ही उत्साह और धैर्य था। वह तराइन की अपनी पराजय से निराश नहीं हुआ और उसका बदला लेकर ही रहा। वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने मध्य एशिया तथा भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। दूसरी इसकी विशेषता आती है वीर योद्धा होना, कि वह एक वीर योद्धा था और उसने अनेक लड़ाइयों में स्वयं भाग लिया था, किंतु हम उसे महमूद गजनी के समान एक कुशल सेनापति नहीं मान सकते। उसे भारत में पराजय जो उनका भी सामना करना पड़ा था। इसके अलावा दूरदर्शी राजनीतिज्ञ, कि एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ होने के नाते उसने भारत की राजनीतिक स्थिति का सही आंकलन किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत में मुस्लिम राज्य स्थापित किया जा सकता है। और धर्मपरायण जो है वो भी उसकी विशेषता थी कि मोहम्मद गौरी एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति था और अपने निजी जीवन में वह मुस्लिम धर्म के नियमों का पालन करता था। इसके साथ ही साहित्य और कला का प्रेमी था कि मिन्हाज सिराज के अनुसार वह विद्वान व कलाकारों का आश्रय देता था और निजामी, उरूजी और फखरुद्दीन हाजी जैसे विद्वानों को उसने आश्रय दिया था। इसके अलावा भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसको, मोहम्मद गौरी जो उसको माना जाता है कि अरबों की सिंध विजय स्थायी सिद्ध नहीं हुई थी और महमूद गजनी ने भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने की योजना नहीं बनाई थी। अपने साम्राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से केवल उसने पंजाब और मुल्तान पर अधिकार जरूर किया था। इसलिए भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का श्रेय जो मोहम्मद गौरी जो उसी को दिया जा सकता है। उसने एक सुनिश्चित योजना के आधार पर भारत पर आक्रमण किए और उसने सभी विभाजित भूभागों पर अपने शासक नियुक्त किए तथा लगातार उनकी सहायता करता रहा और उसके द्वारा स्थापित मुस्लिम साम्राज्य जो था वो भी धीरे धीरे बढ़ता गया, अर्थात उन्नति करता गया और उसके साम्राज्य उसका विस्तार होता गया। यद्यपि उसने युद्ध में अपनी विजयों के बाद लूट का माल इकट्ठा किया, परंतु उसके आक्रमणों का प्रमुख उद्देश्य जो था वो साम्राज्य की स्थापना और साम्राज्य का विस्तार और इस्लाम धर्म जो उसका प्रचार प्रसार रहा था, ना कि भारत से लूट मार करके यहाँ से लौट जाना। तो इस प्रकार से मोहम्मद गौरी जो था उसने भारत में मुस्लिम साम्राज्य जो उसकी नींव रखने का श्रेय जो वो भी उसी को दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये मोहम्मद गौरी जो है उसकी विशेषताएं रही थी। इसके अलावा हम कुछ चीजें ऐसी भी देख सकते हैं कि मोहम्मद गौरी जो वो तो इस जो है यहाँ पे सफल रहा और पृथ्वीराज चौहान जो वो असफल हो गया था, क्योंकि तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान जो है उसने किसी भी तरह की तैयारी नहीं कर रखी थी और मोहम्मद गौरी जो था उसने उसको बहकावे में रखा और ये कहा कि मैं अपने भाई जो उसकी आज्ञा से यहाँ पर आया हो और यहाँ पर केवल धर्म जो उसका प्रचार प्रसार करना चाहता हूँ। और पूरी रात भर कहा जाता है कि वो अपने खेमे में अलाव जलाकर रहा
था, जबकि जो राजपूत शासक जो थे उनको ये लगा कि पूरी की पूरी सेना जो वहीं पे है, जबकि पूरी आधे केवल थोड़ी सी सेना वहां पर रखी गई थी और पूरी सेना जो वो किसमें युद्ध की तैयारी में लगी हुई थी। और चौहान साम्राज्य उसको पीछे से उसने घेर लिया था। और फिर जैसे ही सुबह हुई थी तो कहा जाता है कि युद्ध जो है उसकी दुमदुमी बजा दी गई थी, या फिर युद्ध जो वो छेड़ दिया गया था। और तब कहा जाता है कि चौहान शासक जो थे वो कहा जाता है कि रोजमर्रा के कार्य जो उससे भी निवृत्त नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने युद्ध में भाग लिया। और प्रारंभ में तो कहा जाता है कि चौहानों का पलड़ा काफी भारी रहा, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतने लगा वैसे वैसे चौहान जो है उनका पलड़ा हल्का होने लगा। और दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी जो उसके पास में एक सुरक्षित दस्ता रखा गया था जो कि बिल्कुल ताजा और फ्रेश था, जैसे ही उसको युद्ध में धकेला गया तो कहा जाता है कि चौहान सैनिक जो थे उनके पांव जो पीछे हटने लग गए थे। तो इस प्रकार से ये उसकी हार का कारण रहा था। और दूसरी तरफ कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी जो उसके पास में अच्छी और छोटी तोपें थी, वो जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत अच्छे से ले जाया जा सकता था और बहुत लंबी दूरी तक वो मार कर सकती थी। इसके अलावा उसमें सैनिक योग्यता थी और वो कहा जाता है कि दूर से खड़ा रहकर युद्ध जो उसका संचालन कर रहा था, जबकि पृथ्वीराज स्वयं जो कहा जाता है कि युद्ध जो उस क्षेत्र में कूद पड़ा था। इसके अलावा उसमें दूरदर्शिता का अभाव था, जबकि आपके मोहम्मद गोरी जो उसमें दूरदर्शिता थी। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसी चीजें थी जो कि पृथ्वीराज चौहान जो उसके लिए हार का कारण बनी थी और मोहम्मद गोरी जो उसके विजय का कारण बनी थी, जिसकी वजह से उसका संपूर्ण उत्तर भारत जो उसके ऊपर आधिपत्य हो गया था और भारत जो उसमें तुर्की साम्राज्य उसकी या मुस्लिम साम्राज्य उसकी नींव रखने में कहा जाता है कि वो भी सफल हो पाया।